anybody who's eligible should have right to aspire for any position of power in the country. कि अच्छे लोगों ने राजनीति में आना बंद कर दिया, इस वजह से फिर वो लोग राजनीति में आए जिन्हें आप नहीं चाहते थे कि राजनीति में। Let us not do this with the bureaucracy. Are you visualizing a utopian society? It will never be attained, but our reality should move towards it. If you are satisfied, you are dead. Are you doing this for views? That's not the first time I'm hearing this. 12th fail देखी आपने? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू जस्ट पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम. आई बिलीव दैट द कास्ट एंगल वाज played a little badly. Hello and welcome to Unacademy. Unacademy में आपका स्वागत है. हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर विजेंद्र मसेजीवी जी. आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स में आपका बहुत बड़ा नाम है. यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ रीच. आज हम इस पॉडकास्ट में करियर की बात करेंगे, एंड मोर स्पेसिफिकली करियर इन सिविल सर्विसेज, करियर इन ब्यूरोक्रेसी. सर, हर साल 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं इस परीक्षा के लिए. ऐसा क्या है इस एग्जाम में कि मोटिवेशन लेवल हाई है, एस्पिरेशनल है, एस्पिरेशन घटने का नाम नहीं ले रही है? What is so special about this exam? Well, first of all, thank you so much for having me, and it's always pleasure having conversation with you and other faculty in an academy. देखिए, जहाँ तक एस्पिरेशन का प्रश्न है, ये बात वाकई सच है कि पिछले सालों में या इनफैक्ट आज़ादी के बाद से लगातार यूथ का एस्पिरेशन स्पेशली सिविल सर्विसेज को लेकर लगातार बढ़ता रहा है. और हम देखते हैं कि इसमें कोई मेजर गिरावट इस पूरे 70-75 सालों में नहीं दिखाई दी है, लगातार बढ़ ही रहा है. ये कई वजहों से है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि इन सालों में तमाम थोड़ी बहुत हिचकिचाहट और कमियों के हमारे लोकतंत्र ने, हमारी डेमोक्रेसी ने रिलेटिवली एक शानदार काम किया है. और ये इसकी वजह है कि तमाम नागरिकों में एक तरह की एक उम्मीद कि हम एक ऐसे लोकतंत्र में हैं जहां यदि हम योग्य हैं और प्रयास करेंगे तो हम किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं. ये जो विश्वास, ये जो आस्था है, यह सबसे बड़ी वजह है कि सिविल सर्विसेज को लेकर जो चार्म है, जो उत्साह है, जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो कम नहीं हो रहे. हालांकि ये एक सकारात्मक चीज़ें से जुड़ी हुई कई सारी दूसरी जो उतनी सकारात्मक चीज़ें नहीं हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह है. इसके अलावा जाहिर है कि डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स का कम होना, अन्य विकल्पों की मौजूदगी रिलेटिवली कम होना, और जो रेपुटेशन, जो पावर, जो करियर ये नौकरियां देती हैं, उनका अनमैच्ड होना, ये सब कंट्रीब्यूट करता है इस एस्पिरेशंस को लगातार बनाए रखने में. पीएम, सीएम, डीएम ऐसी चीजें हमको सुनने में मिलती हैं. कोई ऐसा विकल्प है, कोई ऐसा करियर ऑप्शन है जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिले, करियर ग्रोथ मिले, पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस मिले? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू ही मिल सकता है, बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं? इफ यू वांट पावर, प्रेस्टीज, स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. इन अ सेंस यस, लेकिन इसके साथ एक परंतु ये लगा हुआ है कि ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास ये ऑलरेडी नहीं है. आई मीन, वी अनफॉर्चुनेटली आर नॉट इन अ वेरी परफेक्ट सोसाइटी. तो कुछ लोगों के पास इनमें से अधिकांश चीजें, बहुत थोड़े से लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास शायद पहले से मौजूद होंगी. लेकिन बाकी लोग जो कि रिलेटिवली पावरलेस हैं, रिलेटिवली रिसोर्सेज में उतनी अच्छी स्थिति पे नहीं हैं, उनके लिए शायद नौकरियों की अगर बात की जाए तो यही एकमात्र चीज़ है जो एक साथ इतनी सारी चीज़ें देती है. इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है जिस पर बहुत कम लोग अक्सर विचार करते हैं. वी हैव नॉट डन द वंडरफुल वर्क एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसर्न. इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे समाज में बेसिक डिग्निटी एंड इंसुलेशन फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, ये सबके लिए हम इंश्योर नहीं कर पाए. हमारे समाज में अधिकांश लोग, कस्बों की बात कर रहा हूँ, गाँवों की बात कर रहा हूँ, रिलेटिवली छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, कुछ हद तक मेट्रोपॉलिटन भी, उसमें सामान्य नागरिक को हमेशा ये डर रहता है कि पता नहीं कौन कब उनकी बेइज्जती करके निकल जाएगा.
एक कांस्टेबल, एक छोटे ओहदे का अधिकारी, कोई किसी भी वजह से एक पावर पोजीशन पे होने वाला व्यक्ति, जेंडर, कास्ट, किसी भी तरह से वो कभी भी आपकी बेइज्जती करके निकल सकता था और आप उस बारे में कुछ खास नहीं कर सकते थे. बट दिस इज वन जॉब दैट इंसुलेट यू फ्रॉम एनी फ्यूचर ह्यूमिलिएशन. कोई अगर आप एक बार पावरफुल पोजीशन में आ गए, आप एक्सडीएम भी बन गए, ठीक है, एसडीएम बन गए या पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, लेकिन खासतौर से अगर आप सिविल सर्विसेज में आ गए तो न केवल आपके लिए किसी कांस्टेबल, किसी कानूनगो, किसी पटवारी, किसी अन्य अधिकारी के लिए आपकी बेइज्जती करना संभव नहीं रह जाएगा, बल्कि आपके परिवार भी, आपके थोड़ी तो दूर तक के रिश्तेदार भी शायद इससे इंसुलेट हो जाते हैं. दिस पावर गैप, समथिंग विद पावर एंड समथिंग पावरलेस, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है, जिस वजह से यह नौकरी सुनिश्चित करती है कि आपका पड़ोसी, ऊंची जात वाला कोई व्यक्ति, ज़्यादा पैसे वाला कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी इत्यादि आपको बेइज्जत करके नहीं जा सकता. और ये जनरेशनल भी है. Sometimes it is generational. No, see, it's not something that we should take pride in. Ideally, any citizen should have this insulation from humiliation. Right. Dignity should have been available to everyone, right? Good democracies, the vibrant democracies, ensure that every citizen get this dignity. Unfortunately, we have not done the best work in this field. And that's why we still have this power gap between the powerful and the powerless. And that contribute to this lust for government job. प्रोफेसर साहब ने कई सालों से सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो लास्ट का स्टेज होता है, इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, उसमें स्टूडेंट्स को गाइड किया है. ऑल्दो यू हैवंट टॉट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, बट यू हैव गाइडेड देम व्हेन इट कम्स टू द पर्सनालिटी टेस्ट. कोई ऐसा कॉमन ट्रेट है कैंडिडेट्स? For the first time ever in the history of Unacademy Plus subscription for 12 months is available at 17,999. If you wish to prepare with us for CSE 2026 or beyond, the link is provided in the video description. Subscribe now and together, let's crack it. See, अगर समझ कैन का सवाल उठाएं तो I need to bust this myth that there is something called UPSC material and everybody else is less than that material. And there is a huge gap between this and that. क्योंकि आप इस बात को समझिए, हमें इस व्यवस्था के लिए सब तरह के लोग चाहिए होते हैं, right? So Akshat Jain is UPSC material, the AIR 2, right? English medium, IIT Guwahati, best school. And Ravi Sihag is also UPSC material, Ganganagar, Hindi medium, father farmer, mother farmer. And this is the beauty of our democracy, this is the beauty of our bureaucracy, that हमें इन दोनों तरह के लोग चाहिए. इसलिए ये assume करना that it is only a set of a few traits, क्योंकि इसमें बहुत बार होता क्या है कि जो यंग बच्चा निकलता है, स्कूल से निकला, कॉलेज से निकला, उसे लगातार ये लगता है कि नहीं ये तो कोई और चीज़ है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि उसको लगातार ये उसके दिमाग में डाला गया होता है कि यूपीएससी मटेरियल इज बीइंग समथिंग एल्स एंड यू डोंट डिजर्व इट. और Who has created this stereotype? There are several forces that have done it, because this aspiration gap, somebody who is aspiring to be something and something which he or she consider reasonably achievable for him or herself, इसके बीच का gap contributes to lot of these anxieties. ठीक है, जबकि सच्चाई है कि हमारे लोकतंत्र में डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों की ज़रूरत है. आप हिंदी मीडियम से आते हैं, आप उर्दू मीडियम से आते हैं, आप किसी रिलेटिवली एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपकी भी ज़रूरत इस सर्विस को और आपको इस सर्विस की ज़रूरत बराबर है, पर्याप्त है. सो इन माय ओपिनियन दिस आइडिया ऑफ a UPSC material is something that we should question, and we should not let anybody else determine कि या आप UPSC मटेरियल नहीं है. ये इस वाले मिथक को मुझे लगता है कि, और कई लोगों ने तोड़ा है, ऐसा नहीं, हम लोगों को डाइवर्सिफाइड तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करने वाले लोग दिखाई देते हैं. जैसा मैंने कहा कि अगर अक्षत जैन ने तोड़ा है तो रवि सिहाग ने भी तोड़ा है. अक्षत जैन को आप यूपीएससी मटेरियल मान लेंगे तो रवि सिहाग को क्या करेंगे? ठीक है ना. हाँ, ये सही है कि प्रिविलेजेस डू प्ले अ रोल. ठीक है ना. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, देन पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी फॉर यू आर लिटिल slightly easier.
नॉट नेसेसरीली इससे आपके लिए एकदम रोड एकदम हाईवे बन गया और आप जाएंगे और आप जाकर सीधे अपॉइंटमेंट लेटर ले लेंगे, ऐसा नहीं है. बट देन येस, प्रिविलेजेस डू प्ले अ रोल. तो व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन कि कुछ कॉमन ट्रेट्स होती है, आई डिड नॉट नेसेसरली मीन कि उनका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, सोशल स्टेटस क्या है. इन टर्म्स ऑफ उनमें क्षमता है, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, या उनमें वो क्षमता है कि उनमें वो भूख है कि ये सब हमें पढ़ना है, हमें समझ आना चाहिए. कुछ कॉमनैलिटी है क्या? एक बेसिक सी चीज़ है, इट इज़ नॉट अ वन डे एग्जामिनेशन, राइट. तो ये एग्जामिनेशन ऐसा है जो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप, मेरी रीडिंग है 18 मंथ्स एटलीस्ट, आपके पास 16 से 18 महीने लगातार पढ़ने और एक ऐसी क्षमता आपके पास होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं है कि आज आपने 16 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन आप उठे और आपने 4 ही घंटे पढ़ा. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट इज़ वन थिंग. एंड नॉट जस्ट दैट, यू नीड टू हैव एक तरह की आपके अंदर एक ऐसी क्षुधा, एक ऐसी भूख होनी चाहिए कि आप अलग अलग तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप खोजना पसंद करते हैं. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली एक तरह की इंटरडिसिप्लिनैरिटी इस एग्जामिनेशन की, खासतौर से मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज पे नहीं जा रहा हूँ, दूसरी उसमें सिविल सर्विसेज स्टेट और यूनियन की दोनों, वो उसकी अपेक्षा होती है. देन बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी की उम्मीद आपसे ऑब्वियसली की जाएगी. एंड आई डू ऑल्सो काउंट द सेंसिटिविटी. That is also equally important. You need to be sensitive. You need to have this ability to have empathy with people unlike you. ये एक बड़ी समस्या है, खासतौर से मैं तो दिल्ली का व्यक्ति हूँ और बहुत बार हिंदी बेल्ट के लोगों से मिलना होता है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के. मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों को, जो इस हिंदी समुदाय से आने वाले लोग हैं, खासतौर से उन लोगों को एक तरह की डाइवर्सिटी को लेकर अपनी जो टॉलरेंस है और भूख है to be in a diverse group, ये थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए. It also helps in the examination and the entire preparation ecosystem. दो एक्सट्रीम है, एक साइड से यूपीएससी इज अ स्कैम, ऑन द अदर एक्सट्रीम यूपीएससी इज द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया. आप इसको कैसे देखते हैं? वेल, ऑब्वियसली एक्सट्रीमिटीज़ के साथ ये परेशानी है ही कि उनके सच होने की संभावना कम होती है. मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, मिस पूजा खेड़कर का एपिसोड हो गया. आई गॉट दैट पॉइंट. देखिए, जब आप इस तरह के एग्जामिनेशंस के बेसिक नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, और आई बीन स्पीकिंग अबाउट इट ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स, प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इज नॉट टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब. इट इज नॉट. इट इज ओनली, ये ऐसा हो पाना एक तरह का बाय प्रोडक्ट है. हो जाए तो अच्छी बात है. उसका मूल फंक्शन क्या है? इस तरह की संस्था के, संवैधानिक संस्था का मूल फंक्शन ठीक वही है जो चुनाव आयोग का है. चुनाव आयोग का काम सबसे अच्छे नेता चुनना नहीं है. चुनाव आयोग का काम है कि देश की जनता को, नागरिकों को यह यकीन हो कि उनके निर्वाचन से जो नेता जा रहे हैं वो देश चला रहे हैं, वो देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं का दावा चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए, ना उसकी जरूरत है. लोगों की आस्था लोकतंत्र में बनी रहे, यह चुनाव आयोग का काम है. बिल्कुल इसी तरीके से यूपीएससी का काम, ये काम जैसे उसका ना डेमोक्रेसी के लिए है, यूपीएससी का काम ये रिपब्लिक के लिए है. हम एक गणतंत्र हैं, हम एक रिपब्लिक हैं, बिकॉज एनीबॉडी, नॉट बाय द हेरिडिटरी, नथिंग एल्स, एनीबॉडी हु इज एलिजिबल should have right to aspire for any position of power in the country, right to aspire, और अगर वो मेहनत करे तो उसे यह यकीन होना चाहिए कि वह वहां तक पहुंच सकता है. Thankfully, I'll say, despite the fall in many other institutions, UPSC more or less has kept this faith alive to a large extent. I cannot say with confidence about the state public service commissions to that extent. I mean, मैं उनके बारे में उतने विश्वास से ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि हम पेपर लीक सुनते हैं, हम दूसरी पर समस्याएं भी सुनते हैं. दो पूजा खेड़कर स्टिल देयर, आई कम टू दैट ऑल्सो. तो यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने अब तक कम से कम इस आस्था को बनाए रखा, और यही उसका प्राइमरी फंक्शन है. आई एम रिपीटिंग, सबसे अच्छे ब्यूरोक्रेट चुनना उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है. और सच्चाई है कि 10-20-5 सबसे अच्छे से कम अच्छे भी चुन लिए जाएंगे, औसत भी चुन लिए जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी तब भी चलती रहेगी, नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जिस दिन युवाओं का भरोसा इस प्रक्रिया से टूट गया, उन्हें लगने लगा कि नहीं, परीक्षा से नहीं तय हो रहा है,
ओपन पब्लिक एग्जामिनेशन से नहीं तय हो रहा है, उस दिन हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी रिपब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो, फिर युवाओं का आक्रोश आएगा और युवाओं को लगेगा कि उनमें नैराश्य आएगा। अभी तो लगे हुए हैं ना 10 लाख लोग अगर अपीयर हो रहे, इसका मतलब कम से कम 40 लाख लोग, 50 लाख लोग इस उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि एक दिन वो परीक्षा तोड़ेंगे। और सच्चाई क्या है, बनेंगे वही 800, वही 800, 900, 1000 बनेंगे। लेकिन हर इन 40 लाख को ये उम्मीद है, उम्मीद का एक छोटा हिस्सा है कि अगर उन्होंने ठीक मेहनत की, अगर उन्होंने प्रक्रियाओं का पालन किया, तो इन 800 में से एक वो हो सकते हैं। और यही भरोसा लोकतंत्र को बचाए रखता है, यही भरोसा मुख्य जरूरत है। कमिंग टू द एबरेशंस, यस देयर आर इंस्टेंसेस वेयर, जैसे पूजा खेड़कर आपने कहा, लेकिन प्लीज समझिए वो पब्लिक एग्जामिनेशन फेलियर नहीं था, वो पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज हैं कि आपने एक गलत सर्टिफिकेट दिया, ठीक है ना। आइडियली इंस्टीट्यूशन शुड हैव स्टॉप्ड इट, लेकिन इससे यह नहीं तय हुआ कि उनने जो परीक्षा दी थी उस परीक्षा में उसके उत्तर और उसके चयन के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं था। यह अलग बात है कि अब बेईमानी अपनी जगह पर, अगर मान लेते हैं इस केस में बेईमानी है, एलिजेडली बेईमानी है, तो उस केस पर ठीक है, वो द सिस्टम शुड टेक प्लेस, बट वी नीड टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज इट्स अ वेरी फ्रेजाइल फेथ। As a nation, we should be very, very careful that we should not let our youth down on that. But the very fact कि यूपीएससी ने एक्शन लिया और उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, that means यूपीएससी is receptive to criticism and we will course correct. In a sense, you can say so. I mean, ये भी अलग बात, ये भी भिन्न बात है कि इस पर्टिकुलर मामले में other organs of democracy worked well. मीडिया ने भी थैंकफुली इस चीज को उसी तरीके से लिया, बाकी लोगों ने भी लिया। तो एज आई सेड कि सो फार यूपीएससी इज डूइंग अ रीजनेबली गुड जॉब इन कीपिंग दिस फेथ। आई एम स्टिल सेइंग कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो जिनको चुन रही है वो सबसे अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन इस बात की जरूर गारंटी है कि वो जिस प्रक्रिया से चुन रही है उसमें लोगों का भरोसा बना हुआ। थोड़ा सा मैं प्रोब करूंगा आपके इस आर्ग्यूमेंट पे कि यूपीएससी का मैंडेट बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट चुनना नहीं है, बट ये फेथ बरकरार रखना कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इट इज फेयर, ये कहाँ लिखा है? सी वैसे तो ये डेमोक्रेसी की हर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में ही लिखा हुआ है कि जब हम ये कहते हैं व्हाई डू वी नीड यूपीएससी, पहली बात यूपीएससी का मैंडेट है टू चूज द बेस्ट पॉसिबल टैलेंट टू अ फेयर एग्जामिनेशन इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है ना। वो एक डीओपीटी की मीटिंग में तय करेंगे कि मान लीजिए हमें इस किस्म के ऑफिसर्स की जरूरत है, हमें इतने पुलिस ऑफिसर्स चाहिए। हाँ, पुलिस ऑफिसर्स के लिए बता दिए अच्छे पुलिस ऑफिसर्स कैसे होते हैं, लेकिन ये सब काम करने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग एकेडमीज है। उनका काम है कि जो बेस्ट पॉसिबल उनको मिले हैं उनको वो बेस्ट ऑफिसर्स बनाए, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट रिक्रूटिंग एजेंसी विल डेफिनेटली, अगर आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन देखेंगे तो वो साफ साफ बताती है कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उन्हीं अपेक्षाओं को वो जांचें। और ये अपेक्षाएं कहां से तय होती हैं? ये एक पॉलिसी चीज है, किसी भी डेमोक्रेसी में कलेक्टिवली तय होती है। आई एम मेरली सेइंग कि सो फार यूपीएससी इज डूइंग गुड in keeping this faith. We actually wish that state public service commissions should also put their house in order, because otherwise वहाँ से बहुत अजीब कैलेंडर फॉलो ना होना और तरह की परेशानियाँ वो अपनी जगह पर आती हैं। But so far I believe that UPSC is doing good work. 10 लाख एस्पिरेंट फॉर्म फिल करते हैं, वैकेंसीज आर 800, 900,000, 1100. Does this make it the world's toughest exam? Yeah, I've dealt it in a separate video talking about it. To some extent, this is definitely one of the most tough examination, बिना किसी शक के. Whether it is the toughest or not will depend on the matrix of it. आप कैसे तय करेंगे? For example, जब चीन के उस परीक्षा की बात होती है जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स तय करते हैं, माना जाता है कि उसके नंबर इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन डेफिनेटली वन बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे एग्जामिनेशन, एक लंबा एग्जामिनेशन है जिसमें कि आपकी तमाम पर्सनैलिटी के तमाम पक्षों का एनालिसिस का, अंडरस्टैंडिंग का और दूसरी चीज़ों की परीक्षा होती है। इस लिहाज से डेफिनेटली ये एक सबसे मुश्किल परीक्षा तो है, लेकिन समझिएगा कि इसमें परीक्षा के मुश्किल होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें जिस कंटेंट को जांचा जा रहा है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, नहीं। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डेप्थ और विस्तार है, जो डेप्थ है और जो विथ है वो बहुत ज़्यादा है, और आप एक विषय पढ़कर आए हैं और केवल उस विषय की जांच कर ली जाए ऐसा नहीं है। आप यू आर सपोज्ड टू बी नोइंग लिटिल बिट ऑफ लॉट
इट्स नॉट जस्ट लिटिल बिट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, नॉट, वही मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट लिटिल बिट, इट्स नॉट नेसेसरीली जैक, इट्स मोर देन दैट। थैंकफुली एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा है कि मान लीजिए आप का ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गणित है, और आपने पॉलिटी को केवल जनरल स्टडीज के लिए पढ़ा है, तब भी आप पाएंगे कि अधिकांश विश्वविद्यालयों के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के आप लगभग समतुल्य होते हैं। You more or less know almost the same as the political science honors students, for example, University of Delhi, right? Sometimes even the postgraduate students. So it's not necessarily jack in that sense, but yes, not the specialized level पे नहीं है, लेकिन generalist level पर एक अच्छी समझ की अपेक्षा की जाती है। That's why this examination is one. It's a really difficult examination, but it also makes it very interesting examination. इसीलिए हम बार-बार कहा जाता है कि जो इस परीक्षा को गंभीरता से एक दो बार दे लेता है, मान लीजिए उसका फाइनली चयन नहीं भी होता, जैसा कि नंबर्स बता ही रहे हैं कि बहुत बार चयन होने की संभावना कम होती है, तब भी उसकी पर्सनालिटी में इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है। अगर हम इस डेटा को देखेंगे, 10 लाख फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन 4.5 लाख एस्पिरेंट दे राइट द एग्जाम, उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉन सीरियस। किसी को फादर और मदर ने कहा कि बेटा आप ये एग्जाम सिर्फ लिखो, मैं आपको iPhone 16 Pro Max गिफ्ट कर दूंगी। कोई किसी दूसरे से प्रभावित होकर ये फॉर्म फिल करता है। रियल कंपटीशन इज अमंग्स द 50,000 75,000 एस्पिरेंट्स जो सही मानने में प्रिपरेशन करते हैं, रिगरस प्रिपरेशन करते हैं, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर वो स्टेटिस्टिक देखा जाए कि 50,000 75,000 ऑनेस्ट कैंडिडेट्स और उसमें से सिलेक्ट करने हैं 1000 लोग, तो सक्सेस रेशियो तो बेटर हो गया। मतलब मुझे इस एनालॉजी में थोड़ी सी दिक्कत जो दिखाई देती है वो ये है कि हम इसको बहुत मैकेनिकल तरीके से अपने ऊपर ये आप खुद को इस हक से इक्विप कर दे रहे हैं कि हम तय करें कि वो विद्यार्थी गंभीर हैं कि नहीं है। सच्चाई ये है कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इन 10 लाख में से 6 लाख को बाध्य करते हैं कि वो फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा ना दें। ठीक है, ये इस पूरे इकोसिस्टम में जो जिस किस्म की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग शुरू से ही मान लेते हैं कि दे आर आउट ऑफ इट, राइट। तो ये जो दबाव आया, ये दबाव भी इस परीक्षा के ही गंभीर होने का दबाव है, इस परीक्षा के ही मुश्किल होने का दबाव है, इस परीक्षा के ही लार्जर देन लाइफ होने का दबाव है, जो फॉर्म भरने के बाद भी अप्लाई नहीं। सेम विल अप्लाई टू अदर्स जिन लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की और उसके बाद छोड़ दिया वगैरह वगैरह। सो आई विल नॉट से कि फाइनली हम ये कहें कि गंभीर लोगों की संख्या कम है, पर यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने गंभीर तरीके से इसकी तैयारी की है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी अमंग दोज सीरियस कैंडिडेट्स जिनके बारे में एक सामान्यतः एक शिक्षक होने के नाते हमें लगता है कि यार ये अच्छा कैंडिडेट है, ये इस कैंडिडेट के फेयर चांस है। ये फेयर चांस का मतलब फाइनल शॉर्ट सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन इसके फेयर चांस है। आप तो क्लास लेते हैं, आपको क्लासेस में ये बात महसूस होती होगी कि आप शुरुआती 2-4 दिन में ही समझ जाते हैं कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु हैव फेयर चांस व्हिच डज नॉट मीन कि उनका सिलेक्शन होगा। ये किसी पर भी लागू होता है। अगर आप वाकई एक गंभीर विद्यार्थी हैं और आपके पास वो 2 साल का 18 महीने की गंभीरता से तैयारी करने का समय है और आपकी इच्छा है और मोटिवेशन लेवल में है, तो स्वाभाविक है कि आप एक गंभीर विद्यार्थी की श्रेणी में आएंगे। ये आपके चयन की गारंटी नहीं करता, लेकिन आपके सीखने की अच्छी खासी गारंटी कर देता है। आपने डेमोक्रेसी की बात की। डेमोक्रेसी में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उसके बाद दे विथड्रॉ देयर कैंडिडेचर। ऐसा ही यूपीएससी परीक्षा में भी होता है। देयर आर पीपल हु फिल द फॉर्म लेकिन फिर एग्जाम नहीं देते हैं, या सीरियसली जैसे आप बोल रहे हैं कि गंभीरता से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं एंड देन दे गिव अप। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो गंभीर कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स की संख्या तो कम है। उस हिसाब से तो सक्सेस रेशियो इज मच बेटर फॉर दिस एग्जाम। इनफैक्ट दिस इज एन ईजियर एग्जामिनेशन देन CAT or CA or NEET. I'm just playing a devil's advocate. I understand where you're leading, लेकिन सरमद अगर आप इस तर्क को और विस्तार में लेकर जाएंगे तो फिर तो यहाँ हम डेमोक्रेसी के उस लेवल पे भी पहुँचेंगे जब ये कहेंगे कि कोई भी कैंडिडेट, अगर मान लीजिए आप 50,000 की फिगर रख लीजिए, 50,000 की फिगर के बाद फिर आप कहेंगे कि नहीं वो 800 तो सारी सर्विसेज के लिए आया है। ये सारे फॉर्म तो दरअसल आईएएस बनने के लिए कर रहे थे, तो आईएएस तो 150 ही हैं। 150 में से 75 तो वो लोग होते हैं जो पहले से किसी सर्विस में होते हैं। कुल मिला के 75 फर्स्ट टाइमर्स होंगे। क्या हम इस बात को एक
स्केयर क्रो की तरह सबको डराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं नहीं 75 ही सिलेक्शन होते हैं, तुम मत चक्कर में। आई थिंक डेमोक्रेसी वर्क्स इन अ फार मोर कॉम्प्लेक्स वेज, सो इज आवर सोसाइटी। मेरी सरल समझ ये कहती है कि ये परीक्षा एक अच्छी परीक्षा है। एकेडमिक, मैं तो एक एकेडमिशियन हूँ और एकेडमिशियन होने के नाते कह रहा हूँ कि अकादमिक तौर पर ये एक शानदार परीक्षा है, क्योंकि इसमें एक अच्छा संतुलन है और बहुत सारे लोगों को इसलिए भी ये परीक्षा देनी चाहिए। खास तौर से मान लीजिए वही जैसे मैंने कहा, उस हिंदी बेल्ट से आप आते हैं और आपको सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ने का मौका नहीं मिला है। आप ऐसे विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं ऐसे विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं जहाँ आप जाके परीक्षा दी और आप पास हो गए, आपको साल भर क्लासेज या तो हुई नहीं या ठीक से कि ये एक शानदार मौका है इस अभाव को फिल कर देने का। आप इस परीक्षा को दीजिए, आप पाएंगे इस परीक्षा को अगर हम गंभीरता से 16 महीने तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर से उन लोगों के पार में आ जाएंगे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पढ़े हैं, IIT से पढ़े हैं या अच्छी जगहों से पढ़े हैं, क्योंकि ये परीक्षा आपको मांझती है, डेफिनेटली मांझती है। ये अलग बात है कि जैसे हमारी डेमोक्रेसी में और 50 आपको मैं विकृतियाँ तो नहीं कहूँगा, लेकिन असंतुष्टियाँ हैं, वो आपको हमारे रिक्रूटमेंट में भी दिखाई देती है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यूट्यूब पर अक्सर वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं। कहीं ना कहीं एक सेगमेंट उभर के आया है विच इज़ फीडिंग और नेगेटिविटी, कि सब कुछ नेगेटिव है, यूपीएससी स्कैम है, ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, आप क्लियर नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन सिर्फ 0.01% है, नहीं होगा। तो ये नेगेटिविटी कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है? वेल, इफ यू लुक केयरफुली you'll realize कि एक से ज़्यादा स्तर पर, मैं तो इसे नेगेटिविटी कहता भी नहीं, मैं तो मानकर चलता हूँ कि ये क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक पर्टिकुलर पड़ाव है जिसमें आप के पास यह काबिलियत आती है कि आप चीज़ों पर सवाल उठाएं। क्योंकि देखिए सबसे आसान क्या है? सबसे आसान है जो सब लोग कह रहे हैं उसे मान लीजिए, प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। सब लोगों ने कहा कि ये आपको रैक्स टू रिचेस बनाने वाली चीज़ है, रंक से राजा बना देने वाली चीज़ है। आसान है, रंक से राजा की स्टोरी में यकीन करना भी सबसे आसान होता है कि अचानक उसने मेंढक का चुंबन लिया और उसको नायिका मिल गई, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी में जितनी टॉक्सिसिटी अगर हम सक्सेस स्टोरीज में देखते हैं उतनी दरअसल फेलियर स्टोरीज में नहीं है। इसलिए आई डोंट रियली सी एनी कॉन्स्पिरेसी or negativity, as you say, in people who believe that we should question the glorification of certain services. लेकिन none of it should, in any case, stop serious aspirants to aspire for the best office in the country. कुछ नहीं होना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको इसलिए डरा दे और हटा दे कि नहीं आपको, या क्योंकि ये see you cannot leave it uncontested. अगर जैसे पॉलिटिक्स के साथ हुआ कि अच्छे लोगों ने राजनीति में आना बंद कर दिया, इस वजह से फिर वो लोग राजनीति में आए जिन्हें आप नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए। लेट अस नॉट डू दिस विद द ब्यूरोक्रेसी। एनीबॉडी हु इज वर्दी, हु वांट टू गेट इन, शुड एस्पायर फॉर इट, नो हार्म इन इट, बट सेइंग दैट कि देयर शुड बी ओवर ग्लोरिफिकेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब, आई बिलीव दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। You spoke something very good, critical thinking, so we should question everything. बट क्वेश्चन के बाद देर हैज़ टू बी अ काउंटर सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है क्रिटिक्स से। आपने सवाल उठाया। देयर आर मेनी, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पीपल हु हैव गिवन दिस सॉल्यूशन। वन इज टू गिव डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम टू द यूथ, विच इज अगर आप ध्यान से देखें कि बच्चे ने 9वीं कक्षा पास की, उसके पास क्या क्या पैटर्न दिए गए। अनफॉर्चुनेटली पहला दिया गया इंजीनियर बन जाओ, जेईई क्लियर कर लो, नीट क्लियर कर लो, डॉक्टर बन जाओ। इन दो के अलावा रेयरली कुछ थोड़ा बहुत सीई वगैरह को डाल दीजिए, और जब ये दोनों आप कर लेंगे उसके बाद दिया गया कि यूपीएससी कर लीजिए। आई बिलीव इन अ कंट्री ऑफ 140 crores देयर शुड बी एटलीस्ट, इफ नॉट 1 crore, एटलीस्ट 1,40,000 डिफरेंट ड्रीम्स, डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स। जिस चीज को पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन कहा गया, वी नीड टू काउंटर इट। इट डजंट मीन कि हम लोगों को आईएएस की एग्जामिनेशन को लेकर, एसएससी की एग्जामिनेशन को लेकर ये कहना चाहिए कि नहीं, लोगों को ये एस्पायर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को इनको एस्पायर करने का हक होना चाहिए, लेकिन देयर शुड नॉट बी अ हायरार्की ऑफ एस्पिरेशन इन द सोसाइटी।
ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ की तो आप, जैसा मैंने कहा कि आप इंसुलेट हो गए तमाम किस्म की ह्यूमिलिएशन से, और दूसरी चीज़ की तो नो मैटर हाउ वेल यू आर डूइंग, you are subjected to this humiliation in any case. That shouldn't be the case in any democracy. तो मेरी समझ क्या कहती है? मेरी समझ कहती है कि हमें सपनों की विविधता की ज़रूरत है, यद्यपि हर सपना, चाहे डॉक्टर बनने का हो, चाहे इंजीनियर बनने का हो, या IAS बनने का हो, हर किसी के पास उपलब्ध होना चाहिए। और अगर उपलब्ध है और आपके अंदर वाकई यह सपना है, तो आपको उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। 1,40,000 नहीं, कुछ आप ही एस्पिरेशनल सजेशन दे दीजिए कि क्या एस्पिरेशन होनी चाहिए। देयर सेवरल, फॉर एग्जांपल, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद अ स्किल थिंग, हाथ से काम करने वाला कोई भी कार्य, हाथ से काम करने वाला, उसे लेकर हमारे यहाँ इस सोशल हायरार्की में एकदम बॉटम रखी गई, राइट फ्रॉम द कास्ट थिंग से आज तक। सच्चाई ये है कि हाथ से काम करने वाली चीज, कुशल, एक कुशल कारीगर होने को लेकर हमारे मन में सोशली मोर एक्सेप्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली मोर वायबिलिटी की ज़रूरत है। दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में सैकड़ों चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आजकल तो लगातार जो है स्टार्टअप्स की बात भी होती है कि आपको अपना उद्यम करने की भी पर्याप्त गुंजाइश और अवसर होने चाहिए। बट देन देयर आर सोशल रियलिटीज़ ऑफ दिस सोसाइटी, एंड द सोशल रियलिटी इज़, एज आई सेड, हम में से हमारी एजुकेशन अधिकांशतः लोगों को जिस चीज़ों के लिए तैयार करती है वो इसी किस्म की कुछ सरकारी नौकरियां हासिल कर लेना या उस किस्म की चीज़ें हैं। आई थिंक वी शुड हैव मोर डाइवर्सिटी इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑल्सो। शिक्षा के पास ये गुंजाइश होनी चाहिए कि वह और विविध तरीके के सपने दें। मैं तो आई बीन विजिटिंग दिस IITs एंड NITs ऑलमोस्ट एवरी डे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि even within IITs, say NITs and NIT, which are supposed to be producing the best engineers, वहाँ पर आप जाइए और फर्स्ट सेमेस्टर से आप रियलाइज करेंगे कि वो लोग हैं जो JEE क्रैक करके आए हैं। JEE मेंस क्रैक किया, आप NIT में आए, JEE एडवांस क्रैक किया, तब आप IITs में पहुँचे। पहले सेमेस्टर से नो मैटर आप सिविल पढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में, व्हाट आर यू वर्किंग? यू वर्किंग ऑन IT, राइट? अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम जहां पर आपको मेन आपकी कोर ब्रांच पढ़ाई जा रही है, वो पैरेलली एक दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, वो IT की पढ़ाई है। व्हाई? बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड और दे आर मेड टू रियलाइज दैट द ओनली वे फॉरवर्ड टू बिकम इंजीनियर इज नाउ थ्रू IT, no matter what your core branch is. This is again to some extent killing that diversity thing कि होना क्या चाहिए था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग ब्रांचेस के लोग गंभीरता से अपनी अपनी ब्रांचेस को पढ़ रहे होते हैं और उनके बीच के इंटरएक्टिव एरियाज को, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को प्रोब करते। Are you not contradicting yourself when you say on one hand we should give freedom to a student to be aspirational? I'm not saying that they should not be allowed to. There's a difference. I didn't say that they shouldn't be allowed to. What if I'm saying what are those systems which ensured that even a mechanical engineer should be a mechanical engineer chosen branch, ठीक है ना? नहीं तो उसके पास ऑप्शन थी ना, IIT की जगह पे NIT में चले जाते, CS मिल जाती, chosen branch, right? chosen branch mechanical engineer। उसको क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों करना की मजबूरी होनी चाहिए कि वो अपनी पेरेंट ब्रांच की बजाय, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मैकेनिकल में IT का इस्तेमाल मत कीजिए, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट इवन सेइंग कि आप AI का इस्तेमाल मत कीजिए मैकेनिकल में, दैट इज इनफैक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल। दो चीजें सर, एक आई एम ऑप्टिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज नॉट बाय चॉइस, दैट्स द प्रॉब्लम इज दैट आई वांट टू बी इन द IIT, चाहे कोई भी ब्रांच मिले, बट आई नीड अ करियर इन IT। उसके साइड में मैं IT पे फोकस करके आई विल गेट अ जॉब इन अ स्टार्टअप और इन अ टेक कंपनी। दैट्स नंबर वन। सेकंड, डोंट यू थिंक इट्स आल्सो elitist to tell somebody that you should aspire big while उसको सिर्फ चाहिए गवर्नमेंट जॉब, साधारण सी जिंदगी, आरामदेह जिंदगी, मुझे और कोई एस्पिरेशन नहीं रखना है, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दे दो। Should we belittle such people as well? नहीं, it's not belittling, लेकिन isn't it there is a systemic flaw when you say कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे IIT में कोई भी ब्रांच दे दीजिए। Nothing wrong in aspiring for best institution. IIT is definitely best institution. I've been to almost all IITs and they're doing wonderful work. But the question is कि isn't there is a systemic flaw in a society itself that हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि तमाम जो डाइवर्सिटी है उसे छोड़कर सभी लोगों के सपने एक जैसे होने चाहिए। अभी मैं IIT की बात कर रहा हूँ।
इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में लाखों लोग इस समय बीटेक कर रहे हैं, ठीक है ना, लाखों लोग हैं जो कि जिन्होंने प्राइमरीली बीटेक करना शुरू किया है। क्या उस जगह पर विविधता का होना कि आप अलग अलग तरह के इंजीनियर हैं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, शानदार नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, विल नॉट दैट बी बेटर फॉर द सोसाइटी रादर देन एवरीबॉडी बिकमिंग दैट मोनोक्रोमेटिक कि नहीं जी हम तो सारे के सारे लोग एक दिशा में चलेंगे। इससे नुकसान क्या होता है? इससे फाइनली नुकसान ये होता है कि लोग ये भूल जाते हैं, लोग ये समझ ही नहीं पाते कि दरअसल वे चाहते क्या है। मुझे सालाना 20 IAS ऑफिसर से मिलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि वे लोग जो कि जिनका कभी इंटरव्यू लिए थे वो मिले, आप उनसे मिलिए और से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वे प्रसन्न हैं, जो वो करना चाह रहे थे वही कर रहे हैं। आपने जो जो चीज़ें गिनाई वो सब उनको मिल रही हैं। उनको गाड़ी मिली हुई है, उनके पास एक घर है, उनके पास एक स्टेबिलिटी है, करियर है, अच्छा एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन हमेशा यू विल फील अ लैग, जो वो कहेंगे कि सर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मौका मिल रहा है, आगे और मौका मिलेगा, लेकिन काश, एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग बियॉन्ड दिस काश। हालांकि काश हर एक की ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला फैक्टर, ये आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप इंस्टीट्यूशन। जस्ट गिव यू वन इंस्टेंस। If you are satisfied, you are dead. That's You true, don't have to be satisfied. Even if they are not satisfied, that is aspirational. कुछ और करेंगे. Otherwise, you will become complacent in your life. I totally agree about the aspiration thing. I also agree कि वैसे भी बाद में भी बदल सकता है ना। तब तक वो वही चाहता था, उसके बाद उसने चेंज किया, नहीं अब तो मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, फाइन, एक्सेप्टेड। लेकिन just imagine a situation, for example, Are you visualizing a utopian society? See, first of all, I'm a teacher. For me, utopia is not such a thing जिसके लेकर परेशान किया जाए कि इतना दुखी हुआ जाए कि हाय आई एम ड्रीमिंग अ यूटोपिया। यूटोपिया इज ब्यूटीफुल, लेकिन यूटोपिया और रियलिटी के बीच के गैप के बड़े होने से और बढ़ते जाने से किसी को परेशानी होनी चाहिए। Thankfully, I am a person who believe that utopia, yes, it will never be attained, but our reality should move towards an utopia. हम एक डेमोक्रेसी हैं, लोगों के पास तमाम सपने होने चाहिए। बहुत अच्छा सपना है IAS बनना, बहुत अच्छा सपना है IIT में जाना, लेकिन ऐसा ही एक सपना होना चाहिए पेंटिंग करना, ऐसा ही एक सपना होना, मैं कह रहा हूँ 1,40,000 सपने होने चाहिए, शायद 1 करोड़ सपने होने चाहिए। और जितना ज़्यादा सोसाइटी को वाइब्रेंट बनाएंगे, सोसाइटी में ये हासिल करने वाले लोग भी जो कि मेन स्ट्रीम चीज़ें, उन्हें हासिल करने वाले लोग भी और बेहतर काम कर रहे हो। Are you married, sir? I was married as a child. In fact, my marriage was considered, I mean, not really legally. I was barely legal, but I'm married for 30 years now. You have kids? Yeah. What are they doing? For the first time ever in the history of Unacademy Plus subscription for 12 months is available at 17,999. If you wish to prepare with us for CSE 2026 or beyond, the link is provided in the video description. Subscribe now and together, let's crack it. They're doing their stuff. They're doing their stuff. I mean, studying, doing their work. Studying what? My daughter is studying TESOL, which is English teaching in a university in Australia. And son has done his graduation and now working. Graduation in what stream? Engineering. Did you influence your children in the way? Negatively, yes, because since we stay in a place called Mukherjee Nagar, वहाँ चारों तरफ आप समझ सकते हैं कि एस्पिरेंट वाली दुनिया थी। फ्रॉम डे वन दे सेड बाकी कुछ भी करेंगे, IAS की तैयारी नहीं करेंगे। And interestingly, you'll realize that I'm from that community, small community which is there in the civil services, preparation activities and all. Almost सब लोगों के बच्चों ने ये घोषणाएं कर रखी है कि बाकी कुछ भी करेंगे, IAS की तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? There are several reasons. One is obviously they realize that the hype around it may not be real. One. And second, they also realize that घर में तो ये सब हो ही रहा है लगातार, तो let's do something different. Is it escapism? Not necessarily, because this assumption that becoming IAS is the only career option is not really the right thing. But no, I am saying this because here I am interacting with a person who has got this lot of fame, respect in the society because of his association with the UPSC learning ecosystem. And at the same time, your kids, if they don't want to be part of bureaucracy, they're doing something well in their respective lives. So is there any mechanism through which you were trying to
persuade them to be part of bureaucracy or no? See, to be honest, it may vary person to person. In my case, since I studied education from a very premier institution, which education is a discipline. I studied from CIE, right, where I was taught that the kids should not be burdened with a lot of your own aspirations. हाँ, your own aspiration. आप नहीं बन पाए थे तो बेटे को बनना पड़ेगा, वो शर्मा जी का बेटा था. That thankfully we were taught, and we kept our children insulated with that. But also it's a matter of privileges also. Please understand. This is also a privilege which is not available to many children nowadays to be able to aspire what they want to aspire. अदरवाइज हो क्या रहा है कि बहुत बार जैसा आपने कहा ना कि इस प्रभाव से या उस प्रभाव से आ गए होते हैं, चाहे वो आईफोन लेने के लिए हो या किसी अन्य, तो वो वाला ये हमारे बच्चे शायद उससे इंसुलेट हो गए बिकॉज ऑफ देयर प्रिविलेजेस, राइट. माँ बाप पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, पहचान का भी कैसा कोई बड़ा संकट नहीं है कि लोग पहचानते ना हो, ठीक है ना. तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाने के कारण शायद इनके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस रहे होंगे. बट देन आई एग्री विद द फैक्ट कि नॉर्मली मैंने कम से कम मैंने ऐसा देखा है कि इस इंडस्ट्री से क्लोजली रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके बच्चे यूजुअली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो इसके लिए एस्पायर कर रहे होते हैं. ऐसा क्यों? आई डोंट नो, प्रोबेबली दिस इज इंडस्ट्रीज कर्स प्रोबेबली. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आईएएस बने, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? छोटे ही. अगर चाहते हैं कि आईएएस बने तो जब वो फैसले ले रहे हो तब तक इंडस्ट्री छोड़ दीजिएगा. So this is the negativity around UPSC. But I won't call it negativity. See, please understand, in any difficult examination or any difficult thing, ये आप इस तरह की नेगेटिविटी क्रिकेट में देख लेंगे, मूवी आप फिल्म इंडस्ट्री जाइए उसमें देख लेंगे. फिल्म इंडस्ट्री के किसी आसपास के व्यक्ति से बात कीजिए, वो इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बात करेगा कि यहाँ पर मतलब वो 4 खान के बच्चों को, मतलब जो यू बिग शॉट्स हैं उनके बच्चों को छोड़ के किसी की गुंजाइश ही नहीं है, पता नहीं हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, थिंग्स लाइक दैट. सो इट इज़ बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, it is something that is giving you power, it is something that is giving you recognition, it is something that is giving you career, right. तो इस वजह से इसके आसपास बहुत सारी किंवदंतियां और इसके आसपास बहुत सारी इस तरह की बातचीतें चलेंगी, which is also, ये अपने आप में इस बात का एक सूचक भी है कि ये कितना इंपॉर्टेंट काम है, ये कितनी इंपॉर्टेंट करियर है. तभी तो उसके आसपास कहानियां होंगी ना. आपको ये वाली कहानियां मान लीजिए दर्जी बनने के आसपास नहीं दिखाई देंगी, ये वाली कहानियां आपको स्कूल टीचर बनने के आसपास नहीं दिखाई देंगी, ये वाली कहानियां आपको आईएएस बनने के आसपास ज्यादा दिखाई देंगी, बिकॉज वी ट्रीट दिस पर्टिकुलर करियर एज लार्जर देन लाइफ. And that's why there are so many. I mean, why would, as you said, the people recognize me? Why should a teacher be recognized like this? Why should teachers be celebrities? Teachers have become celebrities because they are associated with this larger than life dream. And that's why it is so impactful, so powerful, so influential. And do you see this problematic? That teachers are being celebrated? No, I mean, in any society, the teachers are celebrated. This is something that is really good. I mean, जब पहली बार आउटलुक के फ्रंट पेज पर टीचर्स की फोटो आई, आई डिड अ रिसर्च, आई रोट अ पेपर ऑन दिस, दैट इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. द टीचर्स वर ऑन द कवर पेज ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स. सो दैट, but then please understand, it's not in the construction of knowledge. It is not they were not university professor, they were not researchers and all. They were because they are part of the popular culture now, which is a nice thing, which is a new thing. It was never so. Teachers becoming part of the popular culture, the way film stars are, the way cricketers are, was happening for the first time. That is a phenomenon. That's a phenomenon. Negative, if you want to call it negative or कि इसके बारे में आपको आपकी राय में कुछ नेगेटिव है क्या है, या आप इसकी आलोचना करते हैं, इसको क्रिटिक देखते हैं, दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप इन वाले इसमें सेलिब्रिटी वाले मोड में जाते हैं तो क्या ये वाला हिस्सा, ये जो इंडस्ट्री वाला हिस्सा है, ये कहीं फर्दर फ्यूल तो नहीं करेगा, ठीक है ना, जो कि शायद ये करता है. बट देन एज वी से द पॉपुलर कल्चर इज नॉट समबडीज स्लेव. पॉपुलर कल्चर तो जो लोग पसंद करेंगे उससे चलेगी. आप, मैं कहता रहूँ कि नहीं जी सीरियस सिनेमा देखना चाहिए, फिल्म तो वही पॉपुलर वाली चलेंगे, आईपीएल चलेगा ही चलेगा, इसी तरह से यूपीएससी भी चलेगा ही चलेगा. दिस इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, बट एज यू सेड इट्स एन एस्पिरेशनल एग्जाम एज वेल. अगर किसी कैंडिडेट ने एक एग्जाम क्लियर किया, शुड वी सेलिब्रेट इट और शुड वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और बिलिटल देम? नहीं, बिलिटल ऑब्वियसली किसी की भी सक्सेस को बिलिटल क्यों करेंगे, ठीक है ना.
मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जिन लोगों ने किसी वजह से इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया, दे शुड बी लुक डाउन एट। ऐसा नहीं होना चाहिए। Why I asked this question is, sorry, I watched one of your videos in which you were saying that there are these IAS officers who suddenly became celebrities, but their salary is less than their IAS teachers. Why belittle them? The belittle is not about salaries, and it was not about why. If you look the entire video, you'll realize what I've said is, you understand polity. In our bureaucracy, we follow that Max Weber system where anonymity is the thing. I was critical of the IAS officers, especially young IAS officers, who rather than being in the trade, they are actually carrying those camera wala with them, right? And creating content rather than administering. How do you know that it was only creating content and not working? Because it violates the basic bureaucracy aspect of them. They have to be anonymous. That's what Max Weber said. That's what bureaucracy is all about. It's not about officers' face becoming everything. It's about officers' deeds, administrative action becoming something. And that's what I was. Maybe the intention was to become known so that people relate to them and they will come to them for their grievances. कि मेरी ये समस्या है, मैंने आपका वीडियो देखा, मैं आपके पास आ गया. But why castigate them for this? I'll say that I am in this influencer industry for quite some time now. And it's not very difficult to find out what actual objectives were. In fact, बाद में उनमें से कई लोगों को उनके senior officers ने सेंसर किया, उनको समझाया या उनको मना लिया या डांटा गया, वो सब देखेंगे. इसलिए आप पाएंगे कि वो they are now in well controlled. And that's what should be. Because please understand, ये young age है, जो बिल्कुल नए नए officers बने. If you want to use it as a pedestal and want to move on, then that's fine. लेकिन अगर आप इस ब्यूरोक्रेसी में वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हैं, then initial 10-12 years, you should actually be trying to understand the nitty-gritties of it, क्योंकि बाद में आपको policies बनानी है. एक बार अगर आपको ये स्वाद लगातार limelight में होने का लग गया, then it's not good for the entire system and it's not good for you personally as well. मेरे पास जब भी बच्चे आते हैं सेलेक्ट होने के बाद, वो जब शुरुआती कुछ पूछते हैं तो मैं उन्हें सिर्फ यही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी ट्रेनिंग में और एटलीस्ट शुरुआती 5 साल में लग के काम कर लो, ठीक है ना, अच्छे से काम कर लो, उसी में ध्यान दो, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाकी सब चीज़ें फिर आपके पीछे पीछे आएंगी. या तो इस पे फोकस करना था, बट यू सेड समथिंग रिलेटेड टू सैलरी. That they get less salary than IAS teachers. That's a different thing. That's about the glorification. You need to understand. There are several teachers you realize recently, and I'm not saying it's necessarily a bad thing. That is their aspiration. They have every right to do it. But it is a phenomenon that is to be understood. In where many teachers have many IAS officers and the officers, not necessarily IAS, but other officers also, after working a few years, they have realized कि नहीं चलते हैं अब क्या करेंगे, अब दूसरे लोगों को IAS बनाएंगे. Right, and this is it's not one-off case. There is a trend of doing it. Trend means there is a significant number? Number not in terms of percentage, but those who are doing well in this arena, उनमें से sizable लोग हैं जो वहाँ से आए, which is a nice thing in a sense. लेकिन इसमें जो tricky part है वो ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि something that's being glorified as the best thing, ठीक है, उससे ज़्यादा पेडिस्टल पे, उससे ज़्यादा ऊंची चीज़ पे वे लोग हैं who are making others do the same thing. So is aspirations keep on changing. Oh, that is also that true. Is no longer my aspiration. I want to try something new. I want to challenge myself. Point taken. But there is that's what you were talking about. Poverty of aspiration. No, this is good. But you need to analyze this phenomena. For example, let us understand. Let's take civil services for a while. But sir, I don't agree. It's a phenomena. Hardly few cases here and there. That's numbers में few, but industry leaders में maximum. How? We shouldn't be naming people, but you can understand. It's still few. I'm part of this industry for more than a decade now. I've seen hardly few people जिन्होंने bureaucracy को quit करके coaching field में not just in bureaucracy, but bureaucracy may be sizable number. At least I can say think of 5 to 6. Industry में कितने लोग होंगे, leaders जो होंगे, maybe 10-12. 5 to 6 leaders who have pioneered institutions coming from the bureaucracy at least. But let's leave the bureaucracy for a while, because bureaucracy में हो सकता है बहुत ज़्यादा हम लोग closely जुड़े हुए तो आएगा. It's true for almost every aspirational point. It's true for CA, it's true for medical, it's true for engineering, it's true for everything. In other words,
this promise to fill aspiration gap is a bigger industry than the aspiration itself, which is nothing wrong in it. लेकिन ये एक phenomena है जिसे समझने की जरूरत है कि by that logic hospital industry is much smaller than the number of patients the person doctors, any doctor, you may have 10 doctors who are doing wonderful, right? But the सबसे ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है इस इंडस्ट्री के हिसाब से? मेडिसिन के लिए तैयार करने वाली जो इंडस्ट्री है उसके लीडर्स, right? So is true for CA, so is true for other aspiration, which is a peculiar thing that's happening. It's interesting and it's a phenomena that has to be analyzed. I'm not at all saying there's anything wrong in it. I'm merely saying that probably we need to analyze that this industry, the whole industry जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में एस्पिरेशंस की इंडस्ट्री उस कोर इंडस्ट्री से ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो रही है, जो कि कोर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, जो यानी कि एक डॉक्टर बनने से ज़्यादा डॉक्टर बनाना, सीए बनने से ज़्यादा सीए बनाना, सिमिलरली ऑल अदर थिंग. थैंकफुली इट्स नॉट हैपनिंग इन क्रिकेट, लेकिन बाकी चीज़ों में या अदर पॉपुलर कल्चर्स लाइक मूवीज़, लेकिन बाकी चीज़ों में देखने को मिल रहा है. एंड दैट इज जस्ट अ पॉइंटर दैट वाज. So is it harming anybody? See, हमेशा उस बाइनरी में देखना बहुत मुश्किल होता है. But when you give the spin, yes, that coaching industry is more powerful than those who they coach, it gives a sense that there is something wrong with the ecosystem. Wrong in the ecosystem तो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए मैं अलग से नहीं कहूँगा. Ideally, education should have been that empowering कि इसकी जरूरत ना होती, but that's a different thing. But let's take, I'll give you a simple, it's not anecdote, it's a simple calculation. I asked ChatGPT to calculate what will be the salary of the entire batch of civil services for the entire career, 33 years. I've been in the industry, I understand कि 4 साल के बाद ये promotion मिलेगी, 4 साल के बाद, take everything into account, get a prompt to it, you can do it with the ChatGPT. And then adjust it with a 6% inflation. 6%, ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा होगी, let's take 6. It gave me a figure of 1600 crores. Let's make it 2000 crore, right? So the entire batch, the cost to government, it's cost to company, as we say, COC, the cost to government for the entire batch, I'm not adding any social thing, anything, just the salary part, just the monetary thing, is around 2000 crores. Less than 2000, but let's make it 2000 crore. What is the size of the industry that promise or kind of help people go to that level is? The last time the figure given was 75,000 crore. The tax government earn on this, just the tax, the GST, and not, let's leave it. 75,000 crore is what? The industry size of the coaching mentee only. I'm not adding influencer industry, and those are the last estimate. Is this revenue or this is a hyperbole? It's what they call it. They call it the industry turnover thing. Overall, it can't be turnover. Whatever. I mean, market size, value. They said it is 58,000 crore in 22, and then it is going up with the 16%. I was just trying to wonder that at the end of the day, I mean, it's a funny thing, but at the end of the day, government is basically getting more than it's spending on it. So is with the education sector and another thing. I was really wondering that should that be the ideal situation where their own government servants, उनके salary जो है वह उससे ज़्यादा वो उस aspiration industry से as taxation अर्ज कर रहे हैं जो कि वो बनना चाहते हैं. I mean, if you can see what I'm saying कि इसके बीच में एक थोड़ा सा mismatch है. No, I think you're confusing valuation with no, I'm not talking about the valuation. I'm talking so about 78,000 crore. As a technical words, what will say industry size. ठीक है, this is what it is. I don't even care कि वास्तव में उसमें से कितना लोग जा रहा हूँ. मैं तो ये भी नहीं कह रहा ये फिगर भी सही होगी. मैं तो ये भी assume कर रहा हूँ इस फिगर में भी गलतियाँ होंगी. But the basic thing जो इससे निकल कर आ रही है वो ये है कि our aspirations, aspiration of the youth, which should have been influenced and nurtured by our education,
ठीक है, उसने इतना स्पेस लूज कर दिया एजुकेशन ने, दैट नाउ दिस इंडस्ट्री साइज हैज बिकम exponentially high, so much so that now it can, in terms of monetary sense, it has probably surpassed even the expenses of the government on the same sector. ये ऐसे है जैसे कि किसी तोते से उसकी पूंछ का बड़ा हो जाना, किसी एनिमल से उसकी पूंछ का बड़ा हो जाना, जो कि इट शुड बी पार्ट ऑफ इट, राइट? उस सेंस में इट्स जस्ट अ फन फैक्टर इन इट. Two things, sir. One, what is the GDP contribution, GDP spending on health in India? ठीक है, Less than 2%? right. What is the valuation of the top hospitals in India, the Manipals, the Fortis? You can't compare the two. That should have been comparable in an ideal democracy. This is what I'm Comparable- saying. In an ideal democracy, that No, should you have been can say comparable. that the spending of the government on health, sanitation, education has to increase. Yes, But you this can't is what the paint argument the- is. This is what the argument is. Argument is that we should probably spend lot more on sectors like education, right? जैसे सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा पैसा आएगा, this aspiration gap will reduce because people will be coming out of their educational institution better prepared, and hence their perceived capabilities will not be that less that they will have to write something else. But that's an ideal situation. As I said, I'm a utopian person. बार-बार यूटोपिया में जाता हूँ, ठीक है ना? No, but the point is, you're talking about the valuation of the entire coaching industry being, let's say, 58,000 or 75,000 crore. Because I understand. Sir, we when are you in the say, same, we are in the same boat. no, actually. when you say that this is a fun fact, you're giving it a funny spin, but it can have a misleading impact on the impression of the students, impression on the viewers. Are you doing this for views? That's not the first time I'm hearing this, but no, I'm doing it because I want the students, especially, to take a very cautious, informed decision, and as you said, the serious students should not be scared away because of the huge number, पहली बात, and दूसरा, वे लोग जिन लोगों को इन फैक्टर्स से उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं, वो 10 साल 15 साल ऐसी अंधी गली में न जाएं जहाँ से उन्हें वापस आने में मेहनत लगे. There's a difference between. But how does it matter to a student what is the size of the coaching industry? नहीं, ये What are you trying to communicate to them? See, communication is relatively आसान. बहुत मुश्किल बात ये नहीं है. बात ये है कि जिस फैसले को आप ले रहे हैं, आपको ये एहसास होना चाहिए कि वह फैसला आपका एक कॉन्शियस, सचेत फैसला है. I'm not questioning your intent or your freedom of speech and expression. I just want to understand what is the logic. Where is it coming from? See, logic is primarily पॉपुलर कल्चर में लगातार जिस तरीके का ग्लोरिफिकेशन ऑफ सर्टेन सर्विसेज होता है, वो कई बार इन सर्विसेज के लिए भी नुकसानदेह होता है और उन एस्पिरेंट्स के लिए भी नुकसानदेह होता है जो इसमें आ रहे होते हैं. तो प्रोबेबली आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट दैट ओनली. कमिंग टू दिस फॉर द व्यूज़ थिंग, यूजुअली इन पर कम व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं राइडिंग द बैंड वैगन, ठीक है ना? ये कहना कि यू कैन डू इट, ठीक है, दैट्स इजी थिंग टू डू बिकॉज एवरीबडी बिलीव इट्स अ प्रोपेगेंडा थिंग. सो आई डोंट थिंक दैट नेगेटिव जिसे आप कह रहे हैं वो लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग देना वास्तव में व्यू हंटिंग के लिए हो सकता है. आई मीन मेरी समझ ही कहती है. But if you go by the flow, there are a lot of people who go by the flow. Then you will have to stand out. So you turn out to be a You stand critic. out and you face the brickbats. That's what I do. No, you don't do that. I do You're quite a still lot. popular amongst the You need aspirants. to just give glance through my comment box On YouTube, on YouTube. you get a lot of hate. A lot of hate. There are people who have a lot of hate, sometimes even threats. Like, Why don't you just give glance through? but why? There's several reasons. You're One expressing of your them is freedom of speech and expression. What's wrong with that? it's there in the democracy. We are still a democracy. It's there in the democracy, but the fact is that if you're speaking something that hurt their beliefs, ठीक है, and this is one of their, it has become, जैसे कहा जाता है ना, क्रिकेट हमारे यहाँ ईश्वर बन गया है, भगवान हो गया है, क्रिकेट एक धर्म हो गया है, वैसे ही certain other popular culture formats have also become धर्म, राइट? तो उनको जब आप हर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी बात से उनको लगता है कि परसीव होता है क्या है, तो दे से
बट ठीक है, मतलब एक टीचर अगर डरना शुरू कर देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई एम श्योर आप भी अपने क्लासरूम में इस बात को ध्यान रखते हैं। What is the ideal classroom? How does the ideal classroom look like? Diverse. Diversity is the only thing that I believe that makes a classroom really ideal. Diversity in terms of मेरी एक क्लासरूम हो जिस क्लासरूम में आपके पास डिफरेंट जेंडर के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, डिफरेंट रीजनैलिटीज़ के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट आई मीन अ डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम इज़ द वंडरफुल लर्निंग प्लेस। उस क्लासरूम के में आपको एज अ टीचर इट बिकम चैलेंजिंग ऑब्वियसली, बट एज अ टीचर आई मीन एक क्लास Satisfying. एक क्लास आपको संतुष्टि का वो लेवल देती है जो कि एक मोनोलिथ, हालांकि कोई क्लास मोनोलिथिक नहीं होती, लेकिन रिलेटिवली मोनोलिथिक क्लास जो है वो शायद नहीं दे पाती। What do you read? I read eyes. I mean, you need to understand, see, a good teacher will always feel a challenging classroom जिसमें उसको ये पता हो कि मतलब यहाँ से आपको मतलब you cannot go unprepared, right? And despite preparation, you'll get a question or two that will challenge you. That's a wonderful class. Unfortunately, not many classrooms in our universities are that way anymore. क्या प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में? यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज सच ये तो मतलब जैसे आपने कहा कि आप बहुत नेगेटिव होंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से खोज सकते हैं, लेकिन मुझे जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स पिछले कुछ 20 सालों में अपने करियर में दिखाई दी हैं, उसमें आर इंसिस्टेंस ऑन structural changes too rapid has resulted in a situation where things have not settled down. उससे पहले वो बदल जा रहे हैं और इस वजह से हम क्लासरूम की नए सिस्टम की नए स्ट्रक्चर की पेडागोजी इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स गोइंग ऑल एडहॉक काइंड। आज ये सिलेबस आया और उसके बाद आप क्लासरूम में भाग गए, अगले साल आपको पता लग रहा है कि यू आर चेंजिंग समथिंग। आपने 3 Idiots देखी है? आई डिड। कैसी लगी आपको मूवी? Part of it is really good. Part of it is really good. What was the focus of this movie जो आमिर खान पोर्ट्रे कर रहा है मूवी में? Well, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इट डजंट प्रमोट ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, वो रोट लर्निंग की तरफ जा रहा है? that's been the case in many departments. Thankfully, I've been to institutions वहाँ जहाँ पर ये कम है। बट आपने एक आयरनी देखी, नोटिस की उस मूवी में? जब एग्जाम हो गया, who was the class topper? For the first time ever in the history of Unacademy Plus subscription for 12 months is available at 17,999. If you wish to prepare with us for CSE 2026 or beyond, the link is provided in the video description. Subscribe now and together, let's crack it. ठीक है, अगर आप No, who was the class topper? It was Amir Khan. वो बता रहा हूँ सिस्टम, ये Which सिस्टम बार-बार ये means कहता वो है, जो सिस्टम ये है, सिस्टम बार-बार it ये कहता है recognizes कि creativity. ये सिस्टम तो ये what are बार-बार- you criticizing? ये सिस्टम बार-बार ये कहता है कि नहीं देखिए, अगर आप मौलिक हैं तो अंततः आपको इज्जत मिलेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्लास टॉपर, इट्स ऑल्सो अबाउट द ओवरऑल टॉपर इन द मूवीज कॉन्टेक्स्ट। आई मीन ही बिकम समथिंग, एंड जो रॉट लर्निंग वाले लोग थे वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, सर साइन कर दो, सर साइन कर दो। तो दैट्स ट्रू, but see, our education system, at least the public funded education system, I must say has done almost as good as UPSC has done. I mean, as an institution they have done wonderful. Despite my critique, I mean, मैं सड़क पे जाकर भी उनका विरोध करता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है और मेरा हक भी है, लेकिन पब्लिक फंडेड एजुकेशन ने, IITs ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने, many other institutions, they have produced really nice आई मीन ओवरऑल उन लोगों ने जो प्रोडक्ट दिए हैं वो बहुत शानदार दिए हैं। उन्होंने वो क्रिटिकल थिंकिंग भी दी है। Like JNU? JNU मेरे लिए एक ऐसी प्रेमिका की तरह है जिससे आपकी शादी ना हो पाए। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन JNU, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट इट बिकॉज उस समय कहा जाता था कि JNU मत जाइए, JNU जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो आई रिमेन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट JNU इज JNU यूज्ड टू बी, एटलीस्ट आई स्टिल गो देयर, इट्स वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, एंड मतलब वहाँ होने की खुशी है अपनी जगह पर। So you don't agree with those who demand that it should be shut down? जो लोग डिमांड करते थे वो तो आजकल खुद ही JNU में बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे लोग तो JNU में बैठे हुए हैं। JNU, मजेदार बात है, JNU की अडेप्टेबिलिटी शानदार है।
जेएनयू ने इन लोगों को भी अडेप्ट कर लिया एंड सी ये ठीक है कि आप कंटेंट इधर उधर कर लेंगे, आप कहेंगे कि पहले लेफ्टिस्ट थे अब राइटिस्ट हैं, लेकिन अब दे वाउच फॉर द जेएनयू इन द सेम वे एज लेफ्टिस्ट यूज्ड टू वाउच इट फॉर 10 years ago. सो जेएनयू इज वंडरफुल. हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक हाजमा होता है, वो ये छोटे छोटे जो डेविएशंस होते हैं उनको पचा जाता है, डकार भी नहीं लेता. IITs के साथ ये है, जेएनयू के साथ है. These are wonderful institutions and we should be proud of these institutions. As a nation, these are the wonderful contribution we have done to humankind. तो इस लिहाज से बहुत मज़ेदार institutions हैं. 12th फेल देखी आपने? Yes, I did. What's your take on it? 12th fail, see, there's a personal touch. Does it over romanticize failure or? नहीं, वो failure कहाँ, वो तो अंततः सक्सेस को ही करती है. But see, there's a personal touch to it and that's why I'll stop beyond a point. Both Shraddha and Manoj were art student in a sense that I took their interview. In fact, Shraddha was part of our panel for one session and they are wonderful. I won't say friend because छोटे हैं, लेकिन बहुत स्नेह है मेरा उन पर, बहुत पसंद है मुझे. They are wonderful couples. So I will not be commenting on their life. This comment is not on their life. On the movie. On the treatment of this movie, again, yes, there are. I don't see it's romanticizing failure. No. I rather see that again the problem of the celebrating the grit, success story thing. That is there, but ठीक है. देखिए, आप मूवीज से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी समाज को कि कोई मूवी अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्शन को छोड़ दे और एकदम. Movies play a very important role in a society. Books play important role, movies play important role, all popular culture does play. लेकिन it has its own इंडस्ट्रियल गैम्बिट, राइट? उसके हिसाब से वो काम करेगी ना. आप उससे ये उम्मीद नहीं करेंगे ना कि वो आपको स्क्रिप्चर्स का काम करेगी, स्क्रिप्चर्स का काम करेंगे, मूवीज का काम करेंगे. देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एंटरटेन पीपल. बट अवेकनिंग एज वेल. लुक व्हाट रंग दे बसंती डिड. ठीक है, मतलब अब मैसेज की अपनी भूमिका है. एंड मैं कोई 12th फेल का कोई क्रिटिक नहीं हूँ. 12th फेल को लेकर मुझे सिर्फ एक आध चीज़ को छोड़कर बाकी चीज़ें उसमें अच्छी ही लगती हैं. 12th फेल इज रिटन बाय अ गुड फ्रेंड, सो ऑब्वियसली वो एक पर्सनल एंगल उसके अंदर है. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल्स देयर. लेकिन ओवरऑल जस्ट बिकॉज इट्स रिटन बाय योर फ्रेंड यू कांट क्रिटिक इट. बट इट विल नॉट बी फेयर, क्योंकि आई मे बी बायस्ड टुवर्ड्स हिम ना. That can be one. No, but you are an independent figure. I am. But that's what I said. I'll reserve my comment on the individual part of it. लेकिन overall, 12th fail does address certain things. मुझे थोड़ा सा problem उसमें, जैसे for example, I'm giving you just point of problem. I believe that the caste angle was played a little badly there. ठीक है. For example, I mean, you discount. Caste means CASTE. हाँ, CASTE, not the CAST, no, CASTE, caste wala. For example, this idea then where this OBC question was asked, it was not only just avoidable, but it also gives a bias अपने उसके अंदर. So there were few things which could have been, and similarly the gender thing. I mean, I know Shraddha, I know Manoj, they are wonderful couple, most lovely couple, but role of Shraddha is far more in life than this movie is able to display. I know personally. Shraddha was, I don't, you can understand, she was topper of the Uttarakhand Civil Services, rank 1, when Uttarakhand was recently formed. Had she been there, तो वहीं रहती तो उस समय बहुत बेहतर उसके पास अपॉर्चुनिटी रही होती. बट शी चोज टू बिकम अ रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, टू बी विद मनु. दिस इज जस्ट वन इंस्टेंस. ओवरऑल ऑल्सो शी इज, I mean, overall we see in the society women sacrifice. But the gender angle, I mean, again, I mean, मैं उम्मीद करता कि उस gender angle को और ज़्यादा strongly दिखाया गया होता. But then हमारी शायद ऑडियंस जो है वो अभी भी पसंद करती है कि ये जो राजा से रंग वाला मामला ये पुरुषों पे दिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. It has been a wonderful conversation, sir. Towards the end, एक message एक aspirant के लिए, what is the right time to prepare for this exam? क्योंकि अगर आप early start करोगे, you will qualify early, maybe आपका career length काफी increase होगा, and you will reach us अगर सिविल सर्विसेज आप जाना चाह रहे हैं और आपने तय करना है कि कब आपको फैसला करना है कि आपको इसमें घुसना चाहिए, there are two opinion, there are two ways to evaluate it. पहली चीज़ तो ये है कि जल्दी IAS अगर आप बनेंगे, you will get a length of service and maybe you can become a चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, यू नो व्हाट. तो एक तो वो फैक्टर है. इसका मतलब दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से योर फर्स्ट अटेम्प्ट हैज़ टू बी द मोस्ट सीरियस अटेम्प्ट. केवल टेस्ट लेने के लिए, केवल एक्सपीरियंस लेने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट मत दीजिए. फर्स्ट अटेम्प्ट को पूरी सीरियसनेस के साथ दीजिए. एक बात.
प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कंटिन्यूसली 18 महीने की तैयारी की स्थिति में कब आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम अभी एंट्री कर रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें करते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत गाइडेंस लेते रहना चाहिए। लेकिन देन यू शुड कीप 16 मंथ अटेम्प्ट से जस्ट पहले वाले, जिस समय यू विल बी डूइंग ओनली दिस थिंग। अदरवाइज क्या होगा कि अभी आप मतलब यू शुड बर्न आउट पहली बात, और पीक अर्ली नहीं होना चाहिए, यू शुड पीक एट द राइट टाइम। So please keep at least 16 to 18 months for dedicated preparation, not necessarily coaching पहले करके रख लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन 16 to 18 months before your first attempt डेडिकेटेडली फॉर दैट वर्क, जिसमें आपके साथ ये ना हो कि आपको एग्जाम भी देने हैं, आपको स्कूल कॉलेज में भी जाना है, घर की रिश्तेदारी भी दी, नहीं, 16-18 महीने पूरी तरह से लग के कीजिए। और अगर आप सीरियसली कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, इट्स डूएबल। बाकी सारी कहानियाँ जो भी कहती हूँ, इट्स डूएबल। कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? Unfortunately, you cannot do it without this ecosystem. Now, this ecosystem has kind of a put boundaries. तो मैं कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो तो अपने आप डिसाइड करेंगे, बट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। दिस अनफॉर्चुनेटली इज द रियलिटी ऑफ दिस इकोसिस्टम। ऑनलाइन और ऑफलाइन? डिपेंड्स अपॉन योर रिसोर्सेज अवेलेबल। अब तो जो ऑफलाइन होता है वो भी ऑनलाइन जैसा ही होता है। अगर 50-500 की क्लास में बैठ कर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो इफेक्टिवली देख तो स्क्रीन पर ही रहे हैं, राइट? अब यू लुक एट इट ना, लुक एट द बट लॉजिस्टिक असाइड क्या सही रहेगा अगर आपको आज ये परीक्षा लिखनी होती? वुड यू प्रेफर ऑनलाइन ऑफलाइन? मैं अगर कहूँ तो मैं तो मतलब जिस पोजीशन पे मैं, अगर मान लीजिए मुझे अपने किसी स्टूडेंट को डिसाइड कराना हो तो मैं शायद कहूँगा कि ऑनलाइन, प्रोवाइडेड यू हैव दैट कैफेटेरिया अप्रोच। क्योंकि ऑफलाइन के साथ दिक्कत क्या है कि आप जिस कोचिंग में चले गए उसी के तमाम टीचर से आपको पढ़ना है और आपके पास विकल्प खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में फिर भी रिलेटिवली आपके पास कई बार विकल्प होते हैं कि आपने ए सेगमेंट इससे पढ़ लिया, बी सेगमेंट उससे पढ़ लिया, सी सेगमेंट उससे पढ़ लिया। यू मे एंड अप गेटिंग बेस्ट टीचर्स, बट देन you will have to utilize all factors, as we say 4 quadrants of the online thing, not just the lecture. बाकी चीज़ें भी जो टेस्ट सीरीज, मटेरियल, पूरे के पूरे एवरीथिंग, मतलब इवैल्यूएशन से लेकर मटेरियल तक, आपकी एक्टिविटीज़ तक, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अटेंडिंग क्लास। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, and why is success ratio so poor in Hindi medium? There are several factors. Hindi medium in any diagnostic society. Our society is a diagnostic society. Diagnostic society का मतलब होता है एक ऐसी भाषा, एक ऐसा समाज जिसमें 2 या ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और उनका सामाजिक रुतबा बराबर ना हो। There is a hierarchy in that. Unfortunately, we are a diagnostic society. तो जब आप कहते हैं हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम केवल एक मीडियम का नाम नहीं है, वो क्लास भी बता रहा है, वो कम्युनिटी भी बता रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर आपके आइडेंटिटीज को कैरी कर रहा है, बिकॉज लैंग्वेज और मीडियम इज अ डिमार्केटिंग फैक्टर इन आवर सोसाइटी। तो जब आप कहते हैं उनका रिजल्ट खराब है, उनका रिजल्ट इसलिए नहीं खराब है क्योंकि वो हिंदी मीडियम से आए, उनका रिजल्ट इसलिए खराब है कि वो रिलेटिवली कम प्रिविलेजेस वाले कम्युनिटी से आ रहे हैं और उसमें हर एक परफॉर्मेंस में वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा। सो इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज बीइंग वीकर, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस इन द मटेरियल एंड थोड़ा बहुत, लेकिन प्राइमरीली इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज बीइंग इंफीरियर और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अच्छे नहीं होते, लेकिन कुल मिला के वो कम प्रिविलेज वाले सेक्शन से आ रहे होते हैं। उनके पुराने स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो सबसे अच्छे नहीं होते, वो दूसरे फैक्टर्स में, यानी देयर इज अ गैप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। दे मे ब्रिज दिस गैप, समटाइम दे डू, बट समटाइम्स सम इज स्टिल लेफ्ट। थैंक यू सो मच सर, अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपके कुछ सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, please let us know in the comment section and do not forget to subscribe to our channel. Thank you. All the best. Unacademy. Let's crack it.